हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज से जो है हम लोग यहाँ पे क्लास 10th का जो मैथ है वो भी अभी आज से विषय जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है, ये आपका है रियल नंबर। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 का है। इसको हिंदी में जो है वास्तविक संख्या जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर हम लोग क्या होता है, रियल नंबर के अंदर जो है हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके अंदर आप लोग जो है वो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर का जो है वो कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए कि अगर इसका एग्जाम्पल लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, जैसे 0, 1, 2 और उसके बाद जो है यहाँ से जो है नेगेटिव साइन भी जो है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर इसको समझ सकते हैं क्या कि रियल नंबर के अंदर जो है वो दो पार्ट आपको पढ़ना रहता है। दो पार्ट में आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपका रेशनल नंबर और एक और सेकंड पार्ट जो है आपको वो पढ़ना रहता है, वो रहता है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल इरेशनल को जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्या पहले इसको समझ जाता है कि रियल नंबर एक्चुअली है क्या। तो रियल नंबर जो है ये इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर जो है जो भी रेशनल नंबर जो भी इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर हम लिख सकते हैं। या अगर आपसे कोई और डेफिनेशन अगर या आप अगर और इसके बारे में डिटेल अभी जान जाएंगे तो इसमें देखिए क्या है कि एक नंबर लाइन होता है। ठीक है, तो नंबर लाइन के अंदर हम लोग प्लॉटिंग करते हैं नंबर्स का। ठीक है, नंबर्स का प्लॉटिंग करते हैं। तो ये भी याद रखिए कि एनी नंबर विच कैन बी प्लॉट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब क्या है कि जो भी संख्या किसी भी तरीके की संख्या हो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, यानी कि नंबर लाइन पे जो है दर्शा सकते हैं, उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब रेशनल इरेशनल के अंदर जो है हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेशनल का। ठीक है, तो रेशनल को पढ़ेंगे अभी। तो रेशनल में देखते हैं क्या है। देखिए, तो रेशनल नंबर के अंदर जो है वो आप लोगों को पहले से पता होगा रेशनल नंबर के अंदर। तो रेशनल के अंदर क्या होता है कि नंबर का जो फॉर्म है वो p/q के फॉर्म में रहता है और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 बताइए, 1 क्या है, तो 1 बताइए, तो 1 क्या है कि 1 मतलब रेशनल है या इरेशनल क्या है, तो 1 लिखे। अगर 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो सिंपल सा बात है 1 है। तो q इक्वल टू तो 0 नहीं हुआ, q इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो 1 जो है फिर वो रेशनल हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि 0 तो 0 क्या है, तो 0 के नीचे भी क्या है 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या बात, रेशनल के अंदर आपको फ्रैक्शन नहीं देखना। रेशनल के अंदर हम लोग देखते हैं क्या, जो डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि दशमलव का जो प्रसार है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो डेसिमल प्रसार के अंदर हम लोग देखते हैं क्या कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो नंबर 1 इसमें कंडीशन क्या है कि डेसिमल का जो कंडीशन है वो होना चाहिए टर्मिनेटेड। ठीक है, टर्मिनेटेड अगर क्या होता है, टर्मिनेटेड डेसिमल का मतलब होता है क्या कि अगर आप मान लो कोई नंबर अगर लिखा हुआ है 30/8। ठीक है, तो 30/8 अगर लिखा हुआ है तो 8 3 जा 24, 24 और 6 30 8 7 6। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग अगर इसको डिवाइड देते हो 30 को अगर 8 से डिवाइड करते हो 3.75 जो नंबर है डेसिमल के फॉर्म में आपका आ जाता है। तो देखिए, टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटेड का मतलब होता है कि कोई डेसिमल जो है किसी टाइम पर आकर के टर्मिनेट हो जाए, मतलब कट जाए। ठीक है, मतलब कट जाए मतलब क्या कि डेसिमल लगाया और डेसिमल का जो है एक लिमिटेशन ऑफ डेसिमल के बाद वो कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं क्या कि टर्मिनेटेड वाला केस होगा तो हो जाएगा रेशनल। अब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है क्या कि अगर टर्मिनेटेड अगर नहीं है, ठीक है, अगर टर्मिनेटेड नहीं है तो फिर अगर नन टर्मिनेशन, ठीक है, नन टर्मिनेटेड डेसिमल फॉर्म अगर है, नन टर्मिनेटेड डेसिमल फॉर्म है, जैसे कि अगर हम लोग लिख दें 10/3 लिख दे तो 3.3333 और ये आगे जो है वो रिपीट होता आपका चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देते हैं इसमें, तो ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है कि टर्मिनेटेड केस होगा तो हो जाएगा आपका रेशनल। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटेड केस है, लेकिन नॉन टर्मिनेटेड केस में भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो याद रखिए कि अगर आपको टर्मिनेटेड वाला केस मिल गया तब तो आप लोग वैसे बता दीजिएगा कि हाँ ये मतलब रेशनल है। लेकिन अगर आपको नॉन टर्मिनेटेड केस वाला दिख जाए, ठीक है, नॉन टर्मिनेटेड वाला केस दिखे और दिख जाए रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग का मतलब होता है क्या, ये नंबर जो एक ही नंबर बार बार रिपीट होता चला जा रहा है, तो वो भी आपका हो जाएगा क्या, रेशनल। तो रेशनल के अंदर दोनों कंडीशन के अंदर रेशनल हो सकता है, यानी कि अगर टर्मिनेटेड है
तभी आपका है, ठीक है। और अगर नॉन टर्मिनेटेड है तो नॉन टर्मिनेटेड के अंदर क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, यानी कि नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटिंग नंबर जो है वो भी आपका हो जाता है क्या, रेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या जो सेकंड इसका टॉपिक है, सेकंड पार्ट है वो है आपका रेशनल का, इरेशनल का। इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को समझना आसान है। अगर आप रेशनल को सही तरीके से अगर समझ लेते हैं तो रेशनल को, इरेशनल को समझना जो है वो आसान है। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि इरेशनल नंबर क्या है, तो इरेशनल नंबर द नंबर विच आर नॉट रेशनल इज इरेशनल, जो नंबर परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं क्या कि पहले तो है इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या कि एग्जाम्पल के थ्रू इसमें क्या होना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर एक चीज जो है वो क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का केस होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो जैसे कि अगर आपका एक एग्जांपल है, जैसे पाई का एग्जांपल है, तो पाई का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 22/7, तो 22/7 तो इसको लिखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर जब इसको जब ब्रेक करेंगे तो 3.14 समथिंग जो है ये इस तरीके से आगे चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देखते हैं क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, क्योंकि आगे एक मतलब कट नहीं रहा है, और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर जो है आपस में रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर रिपीट हो रहा होता, ये अगर मान लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है चल, लेकिन अगर ये रिपीट हो रहा होता, तो रिपीट हो रहा होता तो फिर ये केस हो जाता आपका रेशनल वाला। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो आपका केस बन जाता है किसका, ये केस हो जाता है आपका इरेशनल नंबर वाला। अब अगर मान लीजिए कि दूसरा अगर कोई देखना है जैसे √3, तो √3 वाला कंडीशन आपका क्या है, तो 1.732 सोन आगे ये बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, ये जो केस है वो क्या है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग का केस है और दूसरा नॉन रिपीटिंग का भी केस है, मतलब इसमें कोई नंबर जो है आपस में रिपीट जो है वो बार बार रिपीट आपस में नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा केस किसका, इरेशनल नंबर का ये केस हो जाता है। इसके बाद हम लोग जो है इसमें एक और टॉपिक पढ़ते हैं रियल नंबर में, रियल नंबर के चैप्टर में। तो आपका आता है क्या, वो आपका आता है यूक्लिड से रिलेटेड, यूक्लिड डिवीजन से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन आता है। यूक्लिड डिवीजन जो है एक तरीके का क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर क्या है कि पहले हम लोग समझ जाते हैं कि लेमा क्या होता है, ठीक है। तो लेमा जो है एक तरीके का क्या होता है, प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। प्रूव्ड स्टेटमेंट करने का मतलब क्या है कि एक तरीके का कोई सा भी स्टेटमेंट है वो प्रूव्ड है, और उसी के हेल्प से हम लोग आगे क्या करते हैं कि और दूसरे किसी भी टाइप के स्टेटमेंट को जो है वो प्रूव करते हैं, और इसके अंदर जो वो लिखा जाता है, ठीक है। मतलब क्या कि हम लोग जो इसके अंदर जो लेमा लिखते हैं वो लिखते हैं A = BQ + R। अब ये A = BQ + R क्या है, इसको समझने के लिए आप लोग इस चीज को देखिएगा। यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 15/6, ठीक है, अगर यहाँ पर डिवाइड देना है 6 से 15, ठीक है, तो 6 2 12 3, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पहले पार्ट्स को समझते हैं कि पार्ट्स जो है इसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो ये वाला जो बीच वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है, और ये जो साइड वाला पार्ट है, और ये है और ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये हो जाएगा डिविडेंड, ये हो जाएगा डिवाइजर, और ये जो है आपका वो हो जाएगा रिमाइंडर, और ये जो है वो हो जाएगा कोसेंट। इस तरीके से आप लोग इसको जो है देख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, डिविडेंड के अंदर ये लेमा के अंदर इसमें क्या खास बात है, जो डिविडेंड है वो डिविडेंड ये है, यानी कि डिविडेंड को इसको बना दिया जाता है A, ठीक है। और ये BQ + R है, तो BQ + R है, तो B जो है इसमें आपका हो जाएगा डिविजर जो है वो आपका हो जाएगा B, और जो कोसेंट है आपका वो हो जाएगा Q, और जो रिमाइंडर है वो आपको हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा आपका R,
ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि अगर हम आपको इसको अगर सॉल्व करने जाए तो ठीक है, तो 15 इक्वल टू अगर लिखना हो तो 15 इक्वल टू लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, तो 15 इक्वल टू लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 2 जा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये लेना मतलब आसान है, करते हैं। अब हम लोग रियल नंबर में जो है एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म q 2q+1 वेयर q इज एन इंटीजर। मतलब आपको क्या दिखाना है कि 2q+1 जो है 2q+1 जो है एक क्या है, ऑड इंटीजर। ठीक है, तो ऑड इंटीजर इसको यहाँ पर दिखाने के लिए इसमें देखिए कि क्या है कि आपको इसमें एक फॉर्मूला अभी बता दिया गया है, a इज इक्वल टू bq+r। अब आपको देखिए इसमें क्या प्रूव करना क्या था, प्रूव आपको करना है क्या कि ये जो है मतलब ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो ऑड इंटीजर है तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं क्या कि अगर ऑड इंटीजर ये है तो यानी कि 2q+1। ठीक है, तो 2q+1 अगर ये दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर समझना है क्या कि जो b की वैल्यू है, ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ b है वो आपका हो जाएगा कितना, वैल्यू ऑफ b हो जाएगा आपका 2, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका दिया हुआ है q का वैल्यू। और एक चीज और आपको जो है अभी या पता होगा या एक बार देख सकते हैं उसको, क्या है कि अगर हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं किसी नंबर को, जैसे 9 को डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8 हो गया 1। ठीक है, तो इसमें आपको समझना क्या है, इसमें समझना ये है कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर जो होता है वो इस नंबर से यानी जिस नंबर से उसको आप डिवाइड कर रहे हो, यानी कि जो डिवाइजर है उससे क्या होगा, ये जो रिमाइंडर है वो जो है वो छोटा होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर छोटा होगा तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ क्या लिख सकते हैं कि 0 लेस देन इक्वल होगा रिमाइंडर के, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 हो सकता है और या तो 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये देख सकता है। और उसके बाद जो है हम लोग इसमें देख सकते हैं क्या एक चीज़, ये जो जिस नंबर से उसको डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, तो वो उस नंबर से क्या होगा, वो उस नंबर से हमेशा छोटा होगा, यानी कि जो आपका जो डिविजर होगा वो डिविजर आपका क्या होगा, बड़ा होगा किससे, रिमाइंडर से। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है जो यूक्लिड लेमा के अंदर आप लोग को ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर b आ गया ये, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि हाँ ये b की वैल्यू जो है वो 2, अब यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो 2 पुट हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो 2q+1 का कंडीशन है। ठीक है, तो 2q+1 का कंडीशन है, तो आप लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कि अगर हम लोग 2q+1 न करके अब यहाँ पे 2q+ अगर 0 कर देते हैं, ठीक है, तो 2q+ अगर 0 करेंगे तो ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है ऑड के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब होता है नंबर विच इज नॉट डायरेक्टली डिविजिबल बाय 2, वो संख्या जो 2 से डायरेक्टली ना कटे। ठीक है, जैसे अगर हम 4/2 लिख दें, 4/2 लिख दें, ये तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो 2 से 2 बार में कट गया तो ये तो इवन हो गया। लेकिन अगर हम लोग लिख दें 3/2 तो ये 2 से जो है वो कटेगा नहीं है, डेसिमल में जाएगा, यानी कि 1.5। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं आया। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि 2q+1 है, तो यहाँ पे अगर 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, यानी कि जो है ये आपका नहीं हुआ, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका इवन वाला कंडीशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर चेंज कर दें, यानी कि अगर कर दे 2q+1, ठीक है, तो 2q+1 करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि 2+1 यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, और 3 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2q+1 इज एन ऑड इंटीजर। इस तरीके से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक और इसमें रियल नंबर के अंदर एक टॉपिक आपका आता है, वो होता है एचसीएफ का। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि एचसीएफ को निकालने का मेथड होता है, 2 मेथड से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा निकाल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड से, जो आपके कोर्स में अभी आपको सिलेबस में पढ़ना है क्लास 10 में। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ में पहले देखते हैं कि अगर हम लोग 8 और 4, ठीक है,
8 और 4 का अगर हमको क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए तो इसको हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 का अगर फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 4 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2। तो देखिए इसके जो नाम है हाईएस्ट कॉमन एंड फैक्टर, मतलब क्या है कि हाईएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और फैक्टराइजेबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो हाईएस्ट और कॉमन को देखते हैं। हाईएस्ट जो है इसमें नंबर जो हाईएस्ट है वो 2 ही है, तो यानी कि हम लोग कॉमन की तरफ ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 और 2 इन दोनों में अवेलेबल है, फिर यहाँ पे 2 और 2 दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि अगर इसमें से पेयर अगर निकालना हो तो पेयर आप लोग आउट कर सकते हो, यहाँ से 2 और फिर यहाँ से 2, यानी कि 2 इंटू 2, और इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4। इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें एचसीएफ में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है इक्विलेट डिवीजन से। इक्विलेट डिवीजन मेथड या लेमा लगाते हैं, ठीक है। लेमा आपको बता दिया गया, लेमा पहले क्या होता है, जो प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेट डिवीजन, ठीक है। तो इक्विलेट डिवीजन मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, जैसे कि अगर आपका जो है एक अगर नंबर आपको दे दिया जाए 45 एंड 30, ठीक है, इसको आपको इक्विलेट डिवीजन मेथड से जो इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो 30 से डिवाइड देते हैं, 30 से डिवाइड देते हैं 45, ठीक है। तो 30 1 जा 30, यहाँ आ गया 5 1 अगेन। अब यहाँ पे ये नहीं है कि ऐसा रिमाइंडर आ गया तो रिमाइंडर आंसर आ जाएगा, नहीं, रिमाइंडर इसके अंदर आंसर नहीं होगा। रिमाइंडर जब आ जाए यहाँ पे तो फिर यहाँ से जो है आपका डिवाइजर, यहाँ से जो डिवाइजर होगा ऊपर वाला डिवाइजर को फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और 15 2 जा 30। तो यह जो आज आपका एचसीएफ जो है वो आ जाएगा 15। इस तरीके से आप लोग ये जो मेथड होता है, ये मेथड यह आपका होता है क्या, इक्विलेट डिवीजन मेथड होता है, ठीक है। तो इक्विलेट डिवीजन मेथड के अंदर जो है आपको ये चीज ध्यान रखना है कि लास्ट डिवीजन, ठीक है, जो भी डिवीजर, जो लास्ट डिवीजर जिसके हेल्प से रिमाइंडर 0 हो जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 30 से डिवाइड लगा, यहाँ रिमाइंडर अभी बचा हुआ है तो रिमाइंडर को आंसर लिखना नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जो भी लास्ट डिवीजर होगा, ठीक है, जो भी लास्ट डिवीजर होगा जिससे डिवाइड करने के बाद क्या हो जाए, रिमाइंडर हो जाए 0, ठीक है, जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हो जाए 0, वही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ, और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर एक क्वेश्चन देखते हैं जो सीबीएसई 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है क्या, यूज इक्विलेट एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314, ठीक है। आपको जो है इक्विलेट एल्गोरिथम लगाना है। एल्गोरिथम का मतलब वही होता है जो आपको बताया गया, जो प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या है कि अब इसको सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्व करना है। तो एल्गोरिथम हम लोग लगाते हैं, तो 612 एंड 1314 इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 बार में हो जाएगा आपका 24, ठीक है। अब इसको लेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 11 2 में आ जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा कट, और यहाँ से आपको फिर जो है 612 को फिर से जो नेक्स्ट वाला डिवीजर होता है वो जो है आ जाता है आपका नीचे। तो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो 6 5 40, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा आपका 7, फिर नेक्स्ट वाला डिवीजर जो प्रीवियस डिवीजर होता है उसको लिखते हैं, और यहाँ पे फिर जो है प्रीवियस डिवीजर उसको 72 को लिख देंगे, 18 4 जा 72, और यहाँ पे जो है ये कट गई। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है कि जो आपको ध्यान देना है वो क्या कि एचसीएफ वही नंबर होगा जिसके वजह से जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाए, ठीक है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट डिवीजर होगा, लास्ट डिवीजर जिसकी वजह से रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाती है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो इसका आंसर क्या, एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 इज 18, इसका आंसर। अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सीबीएसई 2012 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो 2 टैंक्स कंटेन 504 लीटर एंड 735 लीटर ऑफ milk respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the milk of either tank in exact number of
टाइम, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेना है, मतलब क्या है कि 2 मिल्क का कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि 504 लीटर और 735 लीटर मिल्क है अलग अलग, ठीक। अब आपको जो है एक ऐसा मतलब एक ऐसा टैंक लाना है, ठीक है, एक मैक्सिमम टैंक लाना है जिसके अंदर क्या किया जा सके कि मिल्क को जो है उसके अंदर रख करके और मेजर किया जा सके। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि आपको जो है वो नंबर एग्जैक्ट नंबर में चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आप मान लो कि 10 लीटर का एक कैपेसिटी वाला लिए, ठीक है, तो 10 लीटर का अलग कैपेसिटी अगर ले आएंगे तो 10 लीटर वाले में अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50.4 और 735 वाले में अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 73.5, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में पूछ रहा है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम के लिए हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे और इसको देखते हैं कि कितना आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है इसको डिवाइड करेंगे 504 से 735 को, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड जब करेंगे तो 504 132 यहाँ पे आ जाएगा आपका 504, ठीक है। इसको हम लोग कितने बार में कर सकते हैं, 2 बार में, ठीक है। इसको देखो आप लोग डिवाइड करके और इसको जो है मतलब चेक कर सकते हो कितने बार में ये आ सकता है, क्या आ सकता है। तो 202 6 2 2 4 यहाँ पर जाएगा आपका 2 4, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हो 231, ठीक है। तो 42 और 231 42 और 231 को करेंगे तो हम लोग आ जाएगा ये 5 बार में। यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आ गया आपका 2। तो यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट रिमाइंडर है वो है आपका 21 और लास्ट डिविजर जो है वो आपका 42, और इसको आप लोग कर सकते हैं 42 इस तरीके से ये करिए। तो आपको एसएफ वाले में पता है कि एसएफ वाले में जो लास्ट डिविजर होता है जिससे रिमाइंडर हो जाए 0, वही जो है वहाँ पे वो एचसीएफ आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पर जो है हम लोग लिख सकते हैं मैक्स रिक्वायर्ड कंटेनर कैपेसिटी इज 21 लीटर, ठीक है। इसको आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे मतलब इसमें आप लोग देखिए कि अगर 21 से, अब देखिए समझना ये भी है कि 21 वाले में आंसर क्यों हो रहा है। देखिए अगर 21 में आप लोग देखो तो 504 भी मिल जाएगा, ठीक है, और 21 वाले में अगर देखेंगे तो 735 भी जो है वो एक्जैक्टली डिवीजन में कट जाएगा, इसलिए जो है वो रिक्वायर्ड कंटेनर कैपेसिटी जो है आपका हो जाएगा 21 लीटर का। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको वैसे सॉल्व करने के लिए एक और इसमें क्या है कि क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ते हो तो फाइंड द मैक्सिमम, ठीक है, ये एक मैक्सिमम और मिनिमम का इसमें कंडीशन आपको दिया हुआ रहता है। तो देखिए मैक्सिमम वाला जहाँ केस रहता है वहाँ पे आप लोग समझ जाओ कि वो एचसीएफ वाला ही केस है, ठीक है। तो एचसीएफ अगर आप बनाओगे लॉन्ग ये इससे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में गलत नहीं होता, वो भी सही होता है, लेकिन उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो यूक्लिड एल्गोरिदम जो है वो लगा करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है आपका रियल नंबर का पार्ट 1 है, ठीक है। आप लोग इसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए क्वेश्चन को। कल जो है इसका पार्ट 2 फिर से पढ़ेंगे।